हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के विषय विज्ञान का हम A to Z सोल्यूशन बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को कंप्लीट A to Z देखना अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 को देने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपने स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा 2022 दे के आ चुके हैं तो अपना अगर आप सोल्यूशन मैच कराना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ठीक ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कैसे बोर्ड पेपर में लिखा जाता है वो आपको सोल्यूशन में लिख के बताऊंगा लाइव, ठीक ना। उसके बाद आप पेपर में कौन सी गलती नहीं करेंगे कि आपका एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे, ठीक ना। तो भी सारे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अपना नाम लिखना होता है, फिर रोल नंबर लिखना होता है। आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपका पूर्णांक 70 नंबर का आता है, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं कि 70 में 70 स्कोर करना है आपको, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ठीक ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट बता दूंगा कि आप 70 में 70 कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से हमने खंड क को बहुत ही विधिवत तरीके से मतलब कि ख़त्म करवा रखा है, ठीक ना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इसके मतलब में चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 4थे नंबर क्वेश्चन तक हमने इस प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से कवर करवा रखा है, ठीक ना, 1 2 3 4 को। और इस सेशन के माध्यम से हम खंड ख और खंड ग को जैसे मैंने बोला था उस तरीके से मैंने कवर करूंगा, ठीक ना। दोनों खंड ख और खंड ग को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कराऊंगा, ठीक ना। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खंड ख में देखते हैं आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन आता है और खंड ग में आपका बायोलॉजी का पोर्शन आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन को हल करेंगे। तो खंड ख में देखिए पहला प्रश्न जो आपका 5वां है, क नंबर कि Zn प्लस CuSO4 डॉट 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 ZnSO4 CU रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक ना। तो विस्थापन अभिक्रिया को अपने पेपर में यानी कि उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, और जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही है तो बी लिख देंगे और यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? विस्थापन अभिक्रिया, ऐसे करके विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया वाला ऑप्शन सही है तो हम यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया लिख देंगे सुनहरे अक्षरों में, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो हम किसका यूज करते हैं? तो धावन सोडा का। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी नंबर, ख का ब, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन कि धावन सोडा। कौन सा ऑप्शन सही है? धावन सोडा, ठीक ना, धावन सोडा। इस तरीके से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्न में से किस यौगिक में OH का क्रियात्मक समूह है? OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ब्यूटेनॉल सही हो जाएगा, ठीक ना। तो ब्यूटेनॉल के यहाँ पे हम प्रदर्शित कर देते हैं ब्यूटेनॉल। इस तरीके से आप हल करेंगे, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ठीक ना। 6वें में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उसका परिभाषा लिखना है। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए, ठीक ना। इसका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया को हम परिभाषित करते हैं। यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया इस तरीके से लिखना है कि वह अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। इसे इंग्लिश में हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि Zn में और अगर आप 2H हाइड्रोजन प्लस को जोड़ते हैं तो साथ देखिए यहाँ पे Zn जो होगा 2 प्लस को यहाँ पे गेन कर लेगा, दोनों प्लस को गेन कर लेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस भी आपको मिलेगी, ठीक ना। इस तरीके से इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स
अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। कि बेकिंग सोडा, सबसे पहले आप समझिए कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, ठीक ना। तो बेकिंग सोडा को आप एक और नाम से भी जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, ठीक ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को एक और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है खाने का सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं मतलब कि घर में जो भी मीठी पूड़ी वगैरह बनती है उसमें हम मिक्स करके बनाते हैं, तो इसे हम खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा को बनाने की विधि यहाँ पे 2 विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही विधि को आपको बताएंगे, ठीक ना, इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहली जो विधि आती है आपका कि सोडियम कार्बोनेट से हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा बनाएंगे। कैसे कि NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट ठंडे सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप सोडियम कार्बोनेट को ठंडे सांद्र विलयन में मिलाएंगे तो वहाँ पे CO2 गैस आपको मिल जाएगी, ठीक ना। लेकिन आप वही बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को सफ़ेद ठोस के रूप में, वहाँ क्या हो जाएगा, एक आपका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट, ठीक ना, अवक्षेप मिल जाएगा। अवक्षेप का मतलब कि देखो जो भी आप बालू और पानी का जो भी आप मिक्सर करते हो तो बालू जो नीचे बैठ जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो उस तरीके से आपका जो भी आपका ये सोडियम कार्बोनेट होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वो आपका नीचे जम जाएगा। तो नीचे जमे हुए पदार्थ को क्या बोलोगे आप, सोडियम बाइकार्बोनेट। या यहाँ पे इसका रिएक्शन भी आप देख सकते हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक ना। सोडियम कार्बोनेट को जब आप CO2 से रिएक्शन करोगे और जल में घोल दोगे तो यहाँ पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो, ठीक ना। बेकिंग सोडा को कहने का मतलब क्या, आप इसे खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे इसका उपयोग भी लिखना है, तो उपयोग में क्या लिखोगे, तो सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं खाने के लिए, फिर यहाँ पे चर्म उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसको हम खाने के लिए भी करते हैं और चर्म उद्योगों में भी हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन होने का मतलब कि जब आप किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि इस तरीके से इस तरफ से आप इस तरह जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या, ठीक ना, आपकी बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है, ठीक ना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मैं A to Z आपको क्लियर करूँगा, ठीक ना, आपको थोड़ा भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम होता क्या है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आधुनिक आवर्त नियम लिखा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार आवर्ती फलन होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम ये बोलता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जो होगा उसके अनुसार वो क्या होगा, अपने गुण को दर्शाएगा, ठीक ना। अगर किसी का परमाणु क्रमांक लो है तो उसकी रेडियस अलग होगी, ठीक ना, उसकी त्रिज्याएं अलग होगी, उसका गुण अलग होगा, उसको मतलब कि हर चीज़ उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, ठीक ना। जैसे जैसे यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उसकी रेडियस भी बढ़ेगी, चाहे उसका मतलब कि आयनन विभव या जो भी होता है, ठीक ना, तो उस पर उसके परमाणु क्रमांक पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक ना। यही चीज़ आधुनिक आवर्त नियम में लिखा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार ये बोलता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि उनके जो परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो जब आप किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो उसका जो परमाणु त्रिज्या होगा वो कम होने लगेगा, यानी घटने लगेगी, घट जाती है, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पे 2 आपको फिगर दिया गया है, 2 संरचनाएं दी गई है, ठीक ना, और इन दोनों संरचनाओं की क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए CH3 कितना बार है, तो 3 बार है, यहाँ पे C है, और CH2 2 बार है, और COOH 1 बार है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा यहाँ पे देखिए CH3 3 बार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 4 और 4 4 4, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे इसे बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि डाई मेथिल, और यहाँ पे देखो
1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड क्या लिखोगे, 4 डाई मेथिल पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अगला देखिए, इसका नाम होगा क्या आपका कि 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, क्या होगा 2 क्लोरोब्यूटेनॉल। इस तरीके से आप IUPAC नाम की गणना कर सकते हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड्स अब हम सबका 7 का ख का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं और धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है, जंग लगना। तो आप इसे इजीली परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पे जंग लगता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और संक्षारण किसके वजह से होता है, नमी के वजह से होता है, ठीक ना। वायु में जो भी नमी होती है वो क्या होती है, किसी भी लौह पदार्थ में नमी एक परत जम जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और संक्षारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए हमारे पास 2-3 विधियाँ हैं, कई सारी विधियाँ हैं कि आप उस चीज़ पे किसी भी चीज़ की कोटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, प्राइमर मार सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से आप धातुओं को जीवन बना सकते हैं या उसे हम संक्षारण होने से रोक सकते हैं, जंग लगने से रोक सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन आता है 8वां नंबर, 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 7 नंबर का। 3 यहाँ पे रिएक्शन दिए गए हैं और तीनों 7 नंबर का है। टिप्पणी लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाना है और इसी पे टिप्पणी लिखना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो मैं आपको ऐसे ही बिना लिखे हुए समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से अभी तुरंत आप समझ जाएंगे, ठीक ना। कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, सुन लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का किसी अन्य एक सह संयोजी परमाणु अथवा मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बार और सुनिए कि क्या बोला जाता है, इसमें एक या एक से अधिक मूलक जो होते हैं, परमाणु होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से होके अलग होके दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए CH3HCl को मैं यहाँ पे लिया हूँ, ठीक ना। CH3CHHCl को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया गया है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इन दोनों को मेल करोगे तो यहाँ पे देखो CH3 और यहाँ पे Cl आ गया, ठीक ना। और यहाँ पे देखो Cl2 को यहाँ पे रिएक्शन कराओगे इस और इसमें दोनों में, तो क्या होगा, इसके और इसके मेल से CH3Cl बना, ठीक ना। और यहाँ पे जब आप इसे क्लोरीन से जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे HCl आ जाएगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा मेथिल, यहाँ पे डाइक्लोराइड, क्या हो जाएगा, मेथिल डाइक्लोराइड आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करोगे, इसको लो मेथिल डाइक्लोराइड को लो और क्लोरीन से क्रिया कराओ, तो मेथिल डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे एक HCl यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोरोफार्म, ठीक ना। ये क्लोरोफार्म का सूत्र है। और यहाँ पे फिर क्लोरोफार्म को लो, तो क्लोरोफार्म को जब आप क्लोरीन से क्रिया कराओगे तो यहाँ पे एक HCl यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक इस तरह से हर चीज़ें क्या होती है, एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरे जगह प्रतिस्थापित हो जाती है, ठीक ना। इसे ही आप बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है, ठीक ना। साबुन की सफाई प्रक्रिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फिगर समझाया गया है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया कहने का मतलब ये है कि जब कोई कपड़ा गंदा होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप साबुन से धोते हैं, ठीक ना। तेलीय गंदगी को दूर करते हैं, क्या करते हैं, तेलीय गंदगी को दूर करते हैं। तो साबुन के देखिए सुन लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक ना। जो लिखना होगा कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, ठीक ना। जल में मिले एक सिरे को जलरागी बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलोगे, जलरागी बोलोगे। जल में मिले एक सिरे को आप जलरागी बोलोगे और दूसरे सिरे को आप हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरे को क्या बोलोगे, जल विरागी, ठीक ना। एक सिरे को जलरागी बोलोगे और दूसरे सिरे को आप क्या बोलोगे, जल विरागी, ठीक ना। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब अणु अपने को क्या करता है, इस प्रकार व्यवस्थित कर लेता है कि उसमें आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तथा हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होता है यानी दूसरा सिरा होता है जल के बाहर हो जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कपड़े की सफाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन समझिए कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। समजातीय श्रेणी क्या होती है, तो समजातीय श्रेणी कहने का मतलब ये होता है आपका कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र या आप ये भी बोल सकते हैं कि क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे क्या बोलोगे आप, समजातीय श्रेणी बोलोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है आपका, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप यहाँ पे लिखिए मेथेनॉल, ठीक ना। मेथेनॉल का सूत्र यहाँ पे लिखोगे तो CH3
OH होता है, ठीक ना। ये मेथेनॉल का सूत्र है, लास्ट में OH आया। फिर यहाँ पे लिख दो आपका एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH, ठीक। तो यहाँ पे भी देख लो एक ही श्रेणी के हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पे लिखो प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2CH2OH, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका? प्रोपेनॉल हो गया। ये सब क्या है? एक ही श्रेणी के तत्व हैं, ठीक ना। एक ही श्रेणी के तत्व है, इसे ही आप क्या बोलोगे? ऐसे ही श्रेणी को क्या बोलोगे? समजातीय श्रेणी बोलोगे। क्या बोलोगे? समजातीय श्रेणी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, चलिए इन दोनों में से आप कोई भी एक कर लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। तो हमने ये बता दिया, ये आप कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला खंड आप स्टार्ट करेंगे कि निम्न में से, 9वां प्रश्न ये है आपका कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है कहने का मतलब ये है कि वो स्त्रियों में पाया नहीं जाता है। स्त्रियों में अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है और डिंब वाहिनी भी पाया जाता है, लेकिन शुक्र वाहिका ओनली मनुष्य में पाया जाता है, ठीक ना। तो जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। जीवाश्म मतलब कि जीवों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक ना, उसे ये हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ऊर्जा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहानी सुने भी होंगे कि एक ऐसा मतलब कि चक्रवात आया था या तूफान आया था, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ज्वालामुखी जो आई थी, जो एक बार भूकंप जो आया था, ठीक ना। क्या हुआ था? बहुत से पेड़ पौधे, पशु पक्षी मतलब कि ज़मीन के अंदर दब गए थे, जिससे हमारा कोयला का निर्माण हुआ। तो जो भी पेड़ पौधे या जो भी मनुष्यों के दबने से या ठीक ना मर जाने की वजह से, ज़मीन में दफन हो जाने की वजह से जो भी हमारी एनर्जी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोयला का एक स्रोत बोल सकते हैं, ठीक ना। कोयला उसी से हमारा बनता है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो इसे हम यांत्रिक कार्य में हम करते हैं, ठीक ना। यांत्रिक कार्य यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, ठीक ना। जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। अभी आगे इसके बारे में बताएंगे कि जैव निम्नीकरणीय क्या होता है, ठीक ना। अगला यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 10वां कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है? उनके उप उत्पाद क्या हैं? समझिए, स्वपोषण कहने का मतलब कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसे सभी जीव स्वपोषी कहलाते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, ठीक ना, तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। ऐसा केवल हरे पौधे अपने पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं, ठीक ना। ये पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से वो क्रिया करते हैं और वो क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और कार्बोहाइड्रेट से ही अपना भोजन बनाते हैं, ठीक ना। इस क्रिया में ये कार्बन हाइड्रोक्साइड तथा पानी का कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग हो जाता है, ठीक ना। तो स्वपोषण न्यूट्रिशन जो होता है यानी कि ऑटोट्रॉपिक जो भी आपका न्यूट्रिशन होता है, उसमें क्या होता है भाई? उसमें ये होता है कि कोई भी पौधा या मतलब जो भी चीज़ होता है वो अपना स्वयं भोजन खुद बनाता है, ठीक ना। इसलिए और यहाँ पे इसका आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक ना। जैसे आप यहाँ पे पेड़ देखोगे, यहाँ पे आप पेड़ देखोगे तो पेड़ को आप नीचे पानी डालते हैं और इसके पत्तियाँ हरी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन जो होता है स्वयं मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की मदद से स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प के बीजांड जो भी होते हैं यहाँ पे नामांकित चित्र यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक ना, वहाँ पे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, केवल इसका फिगर बनाना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, 2 नंबर का है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसके बारे में बताना है, ठीक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते क्या हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखा गया है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे फलों तथा सब्जियों के छिलके वो क्या होते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं, ठीक ना। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे सब्जी के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। और ये किसी भी पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को हमारे कैसे दूषित करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं, इसके बारे में लिखना है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे फलों या सब्जियों के छिलके बड़ी मात्रा में पर्यावरण को दूषित करते हैं। इनमें से दुर्गंध तथा गंदगी भी फैलती है और ये कई बीमारी के कारण भी बन जाते हैं कभी कभी, ठीक ना। तो इसलिए जो भी हमारे छिलके होते हैं या फलों या सब्जियों के जो भी छिलके होते हैं उचित जगह पे ही रखना चाहिए, ठीक ना। कहीं पे भी फेंकेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, ठीक ना। इसके वजह से हम लोग को कई बीमारियों से झेलना पड़ सकता है, ठीक ना। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। इतनी चीज़ें इसमें लिखना है। और यहाँ पे समझिए कि कायिक प्रवर्धन
क्या है उदाहरण सहित समझाइए, या आप ये अगर नहीं आ रहा है तो ये इसको करिए कि माता जनन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन करिए। इन दोनों में से कोई एक करिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित इसका वर्णन करेंगे, ठीक ना। तो समझिए कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है, ठीक ना। तो कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब कि जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक कहते हैं, ठीक है। समझिए, कहने का मतलब ये है कि जब कोई मनुष्य जो होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आलू का जो भी यहाँ पे कंद होता है वो क्या करता है, आलू के जो भी यहाँ पे ये कंद होते हैं उन्हीं कंद से फिर आलू उगा लेता है, ठीक ना। मटर होता है, मटर के ही बीज से फिर मटर उगा लेता है, तो उसे ही हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक ना। तो जब मनुष्य क्या करता है, कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों से नवीन मतलब कि नया पौधा फिर उगा लेता है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, प्याज के बल्ब, ठीक ना, जो भी आपके होते हैं ये सब क्या है, मतलब कि इसमें कोई भी मतलब कि लैगिंग प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक ना, और लैगिंग होगी। समझ रहे हैं बातों को। चलिए अगला यहाँ पे समझिए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका मतलब कि 6 नंबर है, ठीक ना, कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। या आप ये करिए कि जीवाश्म में क्या होता है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। दोनों में से कोई एक करिए, ठीक ना। तो हम इस वीडियोज़ के माध्यम से, चाहे इस सेशन के माध्यम से सबसे पहला वाला चीज़ को बताएंगे कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले समझिए कि गुणसूत्र को इंग्लिश में हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। और जो ऑटोसोम्स होता है यानी कि लिंग गुणसूत्र के बारे में अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि मनुष्य की सभी कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 46 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना। इनमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो 22 समजात के नाम से होते हैं, यानी कि समजात जोड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। शेष एक जोड़ा जो होता है आपका गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है, वही, ठीक ना। और पुरुष तथा स्त्रियों में यह गुणसूत्रों का जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग होता है। पुरुष का गुणसूत्र अलग होता है और महिलाओं का गुणसूत्र अलग होता है। मैं बताऊंगा कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र यहाँ पे पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आगे समझिए कि पुरुषों में इस जोड़े को 23वें जोड़े के नाम से जानते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है उनके दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होता है, जिनमें एक छोटा सा तथा दूसरा बड़ा सा गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से ये हेटेरोसोम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें से जो बड़ा एक्स होता है, ठीक ना, बड़ा कौन सा होता है, एक्स होता है, और जो छोटा होता है वो वाई होता है। बड़ा जो होता है आपका एक्स होता है और छोटा आपका वाई गुणसूत्र होता है, ठीक ना। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र भी समजात तथा एक्स प्रकार के होते हैं। देखिए पुरुषों में जो पाए जाते हैं गुणसूत्र एक्स वाई पाए जाते हैं पुरुष में, और स्त्रियों में जो पाए जाते हैं आपका एक्स एक्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक ना। दोनों सेम पाए जाते हैं स्त्रियों में, ठीक ना। इसलिए जो भी लड़का या लड़की होता है इसके जिम्मेदार मतलब कि लड़कियां या औरतें नहीं होती है, बल्कि इसके जिम्मेदार खुद पुरुष ही होता है, ठीक ना। हम लोग खामोखा स्त्रियों को दोष देते हैं। चलिए आगे समझिए, यहाँ पे जो भी आपके मानव में यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कहने का मतलब ये है कि मानव में कितने टाइप के यहाँ पे कितना जोड़ा पाया जाता है। तो देखिए मनुष्य में 22 जोड़ा आपका लिंग मतलब कि गुणसूत्र पाया जाता है जो आपका एक्स वाई टाइप का होता है, और टोटल मिला करके 46 गुणसूत्र टोटल पाए जाते हैं। और 46 गुणसूत्र पाए जाने कहने का मतलब ये हुआ कि 23 जोड़ा, क्या बोलोगे, 23 जोड़ा, और 23 गुना का 46 होता है, ठीक ना। तो 23 जोड़ा पाया जाता है। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है, ठीक ना। आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन प्रक्रिया का वर्णन करना है। साथ में अगर आप इसको आपका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ये भी कर देना है कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट करिए। दोनों में से कोई एक करिए। तो ये भी सिंपल है, नामांकित चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए पादप में परिवहन से आप क्या समझते हैं, यानी कि पौधों में परिवहन जो होता है पानी का, अन्न का, अनाज का या खाद्य पदार्थ का, ठीक ना, वो कहाँ से होता है। तो जो भी परासरण और विसरण की प्रक्रिया होती है उसी के थ्रू जो होता है पादपों में परिवहन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक पेड़ है, ठीक ना, ये आपका पेड़ है और ये पेड़ की टहनी है, ये फूल जो भी बनते हैं, तो आप जो भी आप पानी देते हैं इसके, जो भी आप ये खाना बनाता है खुद का, ठीक ना, तो सबसे पहले पानी इसके जड़ में देते हैं, इसके पत्ती में नहीं देते हैं। तो जड़ में देते हैं पानी, और ये क्या करता है कि परासरण और विसरण की प्रक्रिया से क्या करता है, ये अपना मतलब कि क्या करता है, अपने पत्तियों तक खाना पहुंचाता है,
प्रकाश संश्लेषण की मदद से, ठीक ना। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपका अगला वीडियो होगा इसी यूपी बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट होगा, जो कि आपका अगला जो ही परीक्षा होंगे उसके बारे में हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में सारे बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मैं हर टाइम कंटेंट लाऊंगा, ठीक ना। और बहुत ही ज़्यादा, और मेरे चैनल पे खास तौर पे मतलब कि मैथ की वीडियोस अभी अपलोड होने वाली है, ठीक ना। मैथ के A to Z सॉल्यूशन मैं लेके आने वाला हूँ, A to Z। आपको मैथ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जब से मैं मैथ का वीडियो बनाऊंगा लगातार मैथ की वीडियो आएंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।